धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा दुनिया में कुछ रोचक खबरों से, मनोरंजक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास। क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अच्छी खबर से आज की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में हमारे पास खबरें तो अच्छी भी होती हैं, लेकिन इसे मैं अच्छी क्यों कह रहा हूं, आप लोग खबर को सुनने के बाद भी यही कहेंगे शायद। सुनीता विलियम्स के वापस आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं सर। हाँ, निश्चित, बल्कि एक तरह से हो गया है। मिड मार्च या अधिक से अधिक ये 17-18 मार्च को आ रही है। यदि किसी कारणवश डिले हो गया तो अप्रैल में जरूर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ से सैटेलाइट अब लॉन्च होने वाला है और वहाँ के आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों तो अपनी खुशी जाहिर कर ही रहे हैं। इनके सहयोगी जो थे बुच विटमोर, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो बातें की गई थी, अफवाह फैलाई गई थी कि हम लोगों को जानबूझ के छोड़ दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो गलत बात है। किसी न किसी कारणवश जो पिछला सैटेलाइट आने वाला था उसमें खतरा था, ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाता, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसे कारण नहीं आ पाए। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 8 महीने के बाद अब यदि पेन भी उठाना हो तो इन्हें बहुत भारी लगेगा, क्योंकि अभी तक ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर थे। और पृथ्वी पर वो जो लगेगा, इनको चलना भी मुश्किल होगा, इनके पैर भी उसके आधार इनके वजन को नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा, मतलब पूरे मानवता के लिए अच्छा या बुरा जो भी हो, एक नया एक्सपीरियंस होगा जानने के लिए कि स्पेस में क्या होता है। और अंतिम बात ये बता दूं कि जो स्पेस स्टेशन जो बना है उसको हमेशा किसी न किसी को रखना है, उसको वो मैन करते हैं तो नहीं हो पाएगा। ये 7वां थे, 9वां थे, जिसको क्रू 10 अब जा रहा है। इसमें से 3-4 नए लोग जाएंगे जो वहां रहेंगे, 1-2 दिन साथ बिताएंगे, उसको हैंडओवर करेंगे, बताएंगे क्या क्या नहीं है, और उसके बाद से ये दोनों वापस आएंगे। बढ़िया खबर है जी। खबर अच्छी है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया तो इसमें ट्रंप और मस्क क्रेडिट लूट लेंगे कि देखो बाइडेन नहीं कर पाया, हमने कर दिखाया। अब तो क्रेडिट लूटने लायक नहीं रहे, क्योंकि इन दोनों ने कह दिया है। और कितना भी नैरेटिव बदले, कुछ करें, हालांकि ये भी मैं बता दूं कि ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफी हाई है। शायद ही किसी राष्ट्रपति को अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद से इतना हाई रहा हो। 50% से अधिक से जीते हैं। अभी रेटिंग जो है सो 60% से ऊपर जा रहा है जी। मैक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा है बंदा, तो क्यों ना होगा। आज भारत को लेके भी फिर से एक बार बड़ी धमकी दे डाली, कहा कि हम उनको अरबों डॉलर क्यों दें, हम तो नहीं करेंगे उनकी वित्तीय मदद। वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, हमें भी वहां पे जाके काम करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अभी तो मोदी गए हैं, 6-6 दिन पहले विदेश मंत्री रह के आए। ये सब चल क्या रहा है? ये ट्रंप कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? ये ट्रंप की राजनीति बड़ी स्पष्ट है कि जहां हम लड़ सकते हैं वहां हम लड़ेंगे, जहां धमकी देना है देंगे, जहां ये नहीं चलेगा वहां व्यवहारिक राजनीति करें, यानी जैसे रूस के साथ यूक्रेन में करें। इस तरह की चीजें हैं। भारत उनकी नजर में ऐसे कोई शक्तिशाली पावर नहीं है, देश नहीं है। हाँ, जियोग्राफिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग हैं, मार्केट बहुत बड़ा है, आबादी बहुत जबरदस्त है, खनिज पदार्थों के हमारे कमी नहीं है, और चीन के खिलाफ खड़ा होने में हम बड़ी जोर लगाते हैं, इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ यह नजर आ रहा है नए अमेरिकी साम्राज्यवादी सत्ता को कि भारत उनका पिछलग्गू बनने को तैयार है, तो क्यों खोए। लेकिन साथ साथ यह धमकी देने से बाज कभी भी नहीं आते हैं कि अब तुम हमसे कोई खास उम्मीद मत रखो, तुमने काफी मात्रा में टैरिफ लगाए, हमसे पैसे लिए हैं, वो अब हम वापस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जी। अच्छा, टैरिफ की बात अगर ट्रंप कर रहा है तो इस पे तो भारत में एक बहस शुरू हो जानी चाहिए। आप देखिए 28% यहाँ पे जीएसटी वसूला जा रहा है। एक मामूली सी आप स्कूटी खरीदने चली जाइए अपने परिवार के लिए, 35-40 हजार रुपए सरकार उस पर टैक्स ले रही है। ये बात तो बड़ा मुद्दा भारत में बननी चाहिए सर। बिल्कुल बननी चाहिए। होटल में जो हमारे ऊपर जीएसटी चार्जेस लगता है, सर्विस चार्जेस लगता है, वो अलग है। और इसके अलावा स्पेशली टोल टैक्स, मतलब मजाक बन गया। यहाँ से चंडीगढ़ जाए तो पता नहीं 500-600 तीन रुपए हजार क्या। 3,000 से 3,000 चंडीगढ़ का। बाप रे, ये जरा सोच लीजिए। और एक ट्रक वाले से मैं मिला, उसने मुझे बताया कि कोलकाता जाता हूँ 30,000 रुपए का टोल देता है। मतलब ऐसी भयानक लूट भारत में कभी नहीं था।
और यह इसलिए जनता इसको आत्मसात कर रही है, इसको मान रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ भारत नया बन रहा है। उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अभी एक वीडियो किसी मेरे साथी ने भेजा था, बॉम्बे से मैं देख रहा था, कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड यानी गंदा जहरीला जो वातावरण है वो है कुंभ मेला में, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं, जाने के लिए बेताब है। बगल में ही वहां भी हमारे भी संबंधी है कि कुछ ही दूर पर दिख रहा है कि लोग शौचालय वो कर रहे हैं, इसके बावजूद उसमें लोग डुबकी देने के जा रहे हैं। तो जो नैरेटिव इस तरह से बदल गया है कि इन चीजों को मुद्दा नहीं आ रहा है, लेकिन हमें घबराने की बात नहीं। हमारा काम जारी रहे, जहां बोलने की बात है, जो सही बात बताने की बात है, हमारा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है हम बताते रहें। हमारे भी दिन आएंगे और उस समय का हम इंतजार नहीं करें बल्कि उसकी तैयारी करें। बिल्कुल जी। सही, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वहां पे गंगा किस तरीके से प्रदूषित है उसको लेकर आज दिल्ली स्थित एनजीटी में सुनवाई भी होने जा रही है। लेकिन एक खबर मिली मुझे, उस पर मैं चाहता हूं थोड़ा स्पष्टीकरण आपकी तरफ से पता चले लोगों को। ये हमारे लोगों को अब मध्य अमेरिका का एक देश है, नाम लिखा है मैंने उसका, कोस्टारिका, वहां क्यों भेजा जा रहा है? कोस्टा रिका, और उसी की तरह पहले पनामा में भी हुआ था और ग्वाटेमाला में भी। ये उस बॉर्डर पे आते हैं जहां से मेक्सिको वगैरह से होते हुए, और ये लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच रहे हैं, और वहां से हजारों नहीं लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। तो उनको धमकी देना बड़ा आसान है। पनामा को तो पूरा उसके चैनल को भी बदल दिया, कहा कि जो तुम्हारा कनाल है उसको हम टेक ओवर कर लेंगे, जो 100 वर्ष पहले ऐसे कुछ दिया गया था। और इसलिए लोग डरे भी हुए हैं। उनके विदेश मंत्री यहाँ पहुंच भी गए थे, और बेचारे लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप जो शोर मचा रहा है कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो इन लोगों ने ये माना कि जो शरणार्थी या माइग्रेंट्स कहे यहां से होके गए हैं उनको हम वापस लेंगे और हम अपने यहां से दूसरे देशों में भेजेंगे। पहले भी खेप में 119 पनामा में पहुंचे थे, यहां भी करीब 200 के आसपास, यहाँ कोस्टा रिका जिसकी आपने चर्चा की वहां पहुंच रहे हैं। वहां से भारत के भी 30-40 लोग होंगे। और जो दूसरे देश है वो बड़े खुश है कि कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी, क्योंकि मिलिट्री पर्सनल जब मिलिट्री प्लेन में लाते हैं, चेन बांधे या ना बांधे, लात जूते मार के लाते हैं इन्हें, खासकर दिखाने के लिए उन लोग जो फंसे हुए बाकी लोग हैं। हालांकि सब लोग वापस नहीं आ सकते क्योंकि वह 10 लाख में है, मजाक नहीं उनको वापस भेजना। लेकिन यह होगा कि आगे से जाने वाले डरेंगे। यह उदाहरण बनाने के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्जाम्पल है बाकी सब के लिए, ताकि बाकी लोग ना आए। और भारत जैसे लोग तो बड़ी खुश होंगे जिनकी बेइज्जती बहुत हो रही है, वहां के ऐसे लोगों को वापस जिस तरीके से 2-2 खेप में उन्होंने भेजा हुआ है। जी। बेइज्जती की तो बात मैं आपको बताऊं सर, जिस दौर में या जिस वक्त नोटबंदी हुई थी तो कुछ लोग कहते थे अरे हमारे पास तो माल ही नहीं है, फला के पास हराम का बहुत है उसका निकलेगा। तो जो लोग आज विदेशों से लौट रहे हैं, अरे ये बहुत उल्टा सीधा पैसा दे के गए थे, बहुत पैसा कमाने गए थे और ये भी वापस आए, वही केकड़े वाली कहानी चल रही है। खैर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भुवनेश्वर में ओडिशा में नेपाली छात्रा की हत्या, मामला सुलझ गया है ओडिशा से लेके नेपाल तक। हाँ, ये काफी तमाशा हो रहा है। KIIT वहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है, कलिंगा नाम है के का मतलब। तो वहाँ पे इस छात्रा की मौत, जो कि बीटेक कर रही थी, और मौत में पहले था कि इनकी हत्या हुई है, बाद में अब ये मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, उसने आत्महत्या की है। और इस पे लिपापोती का आरोप लगा के पूरे नेपाली जितने वहाँ के समुदाय छात्र खासकर, उन्होंने हंगामा शुरू किया। और पहला काम यही होता है कि जो भी वहाँ के यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर होते हैं, उनका आदेश होता है कि जो भी छात्रावास में है तुम बाहर निकलो, यानी भगाओ यहाँ से। वो हमेशा होता रहे। मेरे जमाने से भी जो स्टूडेंट था साइंस कॉलेज पटना में, तो यही स्थिति होती थी, छात्रों का आना बंद करो, उनको नहीं आने दो। और भी आगे बढ़ता है तो उनके आजकल के जमाने में होता है कि इंटरनेट बंद कर दो। यह तो हम देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में होता रहा है। और ये नेपाल में भी शायद पहुंच चुका है, भड़क चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 अपने अधिकारियों को भेजा है कि जाके पता करें क्या है। यानी दोनों देशों की तरफ से लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। बाय द वे, यहाँ भी बगल में द्वारका में यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे भी एक के बाद एक 2 छात्रों के द्वारा आत्महत्या की चीजें हुई थी, उनको दबा दिया गया, पता ही नहीं करने दिया गया। एक साउथ का था, दूसरा मुझे डिटेल नहीं पता है। तो यह बिल्कुल सब चीजें बड़ी भयानक रूप से हमारे देश में बढ़ रही हैं, और सही। उसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नैरेटिव कहीं और जा रहा है। जी। बता दें कि सर दिल्ली की द्वारका कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वैसे द्वारका एक गुजरात में भी है, जिसको लेकर सर्वे कराया जा रहा है मोदी सरकार के जरिए ASI से, ताकि वहां पे भी दिव्य भव्य द्वारका बनाई जा सके, जैसे तमाम जगह ये लोग कर रहे हैं।
धंधे का ये भी एक नया रूप है, या पुराना भी कह सकते हैं। अगला अपडेट जो हमारे पास आ रहा है इसी क्रम में जुड़ा हुआ, वो है पाकिस्तान से। दो घटनाक्रम हुए। पहचान पत्र देख देखकर पंजाब के लोगों को पहले बस से उतारा बलूचिस्तान में, सबकी हत्या कर डाली आतंकवादियों ने। उसके बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला है। ये दोनों घटनाक्रम क्या इस बात को नहीं दिखाते हैं कि भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? बिल्कुल सही आपने कहा, अंतिम वाक्य जो आपने मुहावरा दिया बिल्कुल सही है। जो आज की परिस्थिति है, जितनी भी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, वह कम ही होगा। इसका उपाय क्या है, इसके बारे में तो मैं बार बार करता रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान जिसका बंटवारा भारत से एक धर्म की राजनीति करके हुआ, और अंग्रेज यहाँ ऐसे बीज बो के गए कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि पंजाबी और बलूचिस्तानियों के बीच में हो रहा है। और बलूचिस्तान में अफगानिस्तानियों का भी कुछ हाथ है, वहाँ के जो वहाँ के खास तालिबानी उनका है। और यह स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जबकि वहाँ में सत्ता परिवर्तन वैसा ना हो जो कि जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता का हो। और ये अमेरिकी या चीनी साम्राज्यवाद का चमचागिरी करते रहेंगे तो स्थिति आएगी। और इस सातों लोगों को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, बहुत ही दुखद और बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। जी। खबरों से हटकर एक घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं सर। आपको नहीं लगता कि ये यूएन बना, और यूएन बनने के बाद जिस तरीके से धर्म के आधार पर यहूदियों को इजराइल दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया, और उसी के बाद से पूरी दुनिया में, उससे पहले आप देखिए धर्म के आधार पर कोई देश कहीं नहीं बना था, नफरत का एक बीज जानबूझकर बोया गया अंग्रेजों के जरिए? बिल्कुल, केवल अंग्रेजों ही नहीं, मतलब पूरे अंग्रेजों का हम ना लें, वहाँ के मजदूर वर्गों की भी जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसकी हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, वहाँ पर जानबूझ के, चूंकि मजदूरों की कमी थी, इसलिए किसानों के क्षेत्र में जो काम करते थे, जमींदार ने उनके अंदर में काम करते थे, और जमींदारी या मालगुजारी जो भी कहें देते थे, हजारों की संख्या में उनको खेतों से उजाड़ दिया गया, उनको मारा गया और शहरों में लाया गया। जब वहां मंदी का भयानक दौर चला तो कहते हैं कि वहां पे हड्डियों का पहाड़ लग गया, इतने लोग भूखे मरे। वह उसका आधार रहा है। और इसको ताकि क्रांति के रूप में ना उभरे, खासकर 1917 के जो एक क्रांति सफलतापूर्वक हुआ था रूस में, हालांकि वह तो खत्म हो गया, तो उसके बाद से इन्होंने हर जगह, धर्म एक बड़ा ही ताकतवर चीज बनता है। एक एक काल्पनिक भगवान के नाम पर, गॉड अल्लाह के नाम पर जो होता है, धर्म बड़ा जबरदस्त चीज बनता है, इस तरह से जकड़ता है कि उससे आतंकवादियों को बहुत एक आधार मिलता है, जिसमें केवल अंग्रेजों ने नहीं, पूरे अमेरिकी सत्ता ने उस पर हर जी। जगह तालिबान, आईएसआईएस, और जिसमें हर जगह गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट बनाया गया, इस टेररिज्म के खिलाफ में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और पूरे दुनिया को जिस तरह से इन्होंने खंडित खंडित कर दिया है, वह बड़ा ही खौफनाक है। और पूंजीवाद का केवल सड़ांध ही नहीं, उसका अंतिम रूप को दर्शाता है। या तो दुनिया पूरी बर्बाद होगी, जो दिख ही रहा है, वातावरण की बर्बादी हो, या थर्ड वर्ल्ड के रूप में हो, या 8 अरब से अधिक की आबादी में अधिकांश लोग भूखे और बदहाली से मर रहे हो, या एक क्रांतिकारी विकल्प की तरफ हम बढ़े। जी। चलिए अगली खबर है उस शेख हसीना से जुड़ी हुई जो जान बचाकर बांग्लादेश से भागी थी, लेकिन अब वो दहाड़ रही है, कह रही है मैं बांग्लादेश वापस आऊंगी और छोड़ूंगी नहीं डॉक्टर यूनुस को। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो जाकर मिले हैं ट्रंप से, और ट्रंप ने कहा इस प्रश्न पे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या वहां पे आपका डीप स्टेट काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। और वहां पे सैकड़ों वर्ष से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वो लोग मोदी कहते हैं, मोदी कहना उनके लिए मुश्किल है, उनसे जरा पूछिए, वही देखेंगे। इस आधार पर लगता है कि यहाँ के सत्ता पक्ष को काफी बल मिला है। उन्होंने शेख हसीना को ही बताया होगा कि तुम दहाड़ो, देखते हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। लेकिन आगे क्या होगा वह देखने की बात है। मुझे नहीं लगता कोई खास उम्मीद है। हाँ, अमेरिका ये कहे कि वहां तथाकथित रूप से प्रजातंत्र की बहाली हो, ये वापस जाती है, चुनाव लड़ती है, तो शायद जीत जाए, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। जी। चलिए एक और अमेरिकी के पुराने पिट्ठू हैं, बोल्सोनारो उनका नाम है, ब्राजील के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन पर आरोप लग रहा है तख्ता पलट का। क्यों? पिछले चुनाव में 2022 के आसपास में, कहते हैं कि 2021 के आसपास में, जब ये चुनाव हार गए थे, काफी भारी मतों से हारे थे, छोटा मोटा नहीं हारे थे, और जीते थे लूला डी सिल्वा। हालांकि लूला डी सिल्वा
जीतते ही अपनी सत्ता को बचाने के लिए उठा पटकना हो जाए। अमेरिका भाग के गए थे और बाइडेन से मिले थे, जिससे पूरी दुनिया में हुआ था कि यह शर्मनाक इन्होंने काम किए, तथाकथित वामपंथी नेता है। खैर जो भी हो, जहां तक बोल्सोनारो हैं, उन्होंने CIA की मदद से वहां पे खुलेआम रूप से सैनिकों को भड़काने का काम किया था, उनके चीफ से मिलकर करने की कोशिश की थी। वहां पे इसको डी सिल्वा की हत्या करने की साजिश की थी, और अब जाके बहुत पहले ही यह इनके ऊपर केस होना चाहिए था, ये स्पष्ट रूप से है। इनके और इनके 34 सहयोगियों के ऊपर यह किया गया है, और निश्चित रूप से इन्हें फांसी की सजा मिले ना मिले, आजीवन कारावास जरूर मिलना चाहिए। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं रूस यूक्रेन जंग को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है सऊदी में, उन खबरों की। ट्रंप ने बयान दिया है सऊदी अरब में मीटिंग के बाद कि कौन है जेलेंस्की, 4% उसकी लोकप्रियता रह गई है। यानी वो कह रहे हैं कि हम इसे बीच में नहीं बैठाएंगे, जो हाई लेवल कमेटी बनानी है अब फिर से एक बार अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के लिए, उसमें जो चिल्ला चिल्ला के जेलेंस्की कह रहे हैं भाई मुझे भी सुन लो, यूरोपीय यूनियन को भी बैठाओ, तुर्की को भी बैठाओ। तो ट्रंप ने कह दिया कि भाई तेरी तो 4% की औकात है बस। इसके पहले भी हमें ऐसे जो कुछ लगे हैं, जो उसके एजेंट हैं, दलाल के रूप में काम करते रहे अमेरिका में, और हमें इतिहास में देखना चाहिए, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो या अन्य देश हो, चीले हो, जब उनका उपयोग खत्म हो गया है, तब दूध में कहावत है कि मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। अमेरिका को कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज तुम बहुत उसके भले ही बहुत क्लोज मित्र हो, उसको असासिनेट भी करवा सकता है। वो दक्षिण कोरिया में आज से कुछ दशकों पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, बहुत ही अपने आप को हीरो समझने लगे थे, जो भी मर्जी आया था बोलने लगे थे। उसको उठा के वहाँ कू करवा दिया CIA ने, और उनकी हत्या करवा दी, सीधे टैंकों के पीछे जाकर उन्होंने गोली मार दी। जहां तक ये बात है, सऊदी अरेबिया में जो मीटिंग हुई है, यह खुलेआम नजर आ रहा है कि जेलेंस्की अब खटक रहे हैं ट्रंप को, और ट्रंप की जो पूरी की पूरी सत्ता है, उन्हें नजर आ रहा है कि वो अब रूस से लड़ने के पक्ष में नहीं है। इन्होंने खुलेआम कह दिया है कि हम रूस से सीधे किसी से नहीं लड़ेंगे, हमारी कोई भी सेना नहीं जाएगी, यूरोपियन यूनियन को मर्जी हो तो जाए। हमने कल या परसों जो बात की थी उसमें कहा था कि जर्मनी ने भी मना कर दिया है। आज के जी खबर में फ्रांस ने भी मना कर दिया कि हमारी सैनिक नहीं जाएंगे। ब्रिटिश के स्टारमर कूद रहे हैं, देखें कितना कूदते हैं। अगले महीने या इसी महीने शायद वह जा रहे हैं अमेरिका उनसे मिलने के लिए। ये जहां तक बात है यूरोपियन यूनियन की बात है, उनकी भी कोई पूछ नहीं। जेलेंस्की की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक चार है। प्रतिशत वाली बात सही है। गुस्सा में ट्रंप इसलिए है, जो भी कहा आपने सही कहा, और भी बहुत कुछ कहा। गुस्सा में इसलिए है कि जब वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जब गए थे इस सिक्योरिटी समिट में जर्मनी में, म्यूनिख में, और उन्होंने दिया था कि भैया तुम साइन करो कि तुम्हारा $7 बिलियन का जो रेयर अर्थ है वो हमारा होगा, या हम उससे कर रहे हैं, और इन्होंने मना कर दिया था। जरूरत की थी कि मना कर दिया था, पहली बार इन्होंने कुछ ना किया था। इससे ट्रंप बहुत नाराज है कि तेरी औकात क्या है। अब तेरी तो खैर अंग्रेजी में नहीं होता है, लेकिन हाँ हाँ, तकरीबन बोलने का लहजा सही कि तेरी औकात क्या है। चार सही प्रतिशत बात। भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। तुम सही मामले में तो वहां के प्रेसिडेंट भी नहीं हो, तुम साइन भी नहीं कर सकते हो, तुम कूद रहे हो कि हमें बुलाया जाए। किस खुशी में? पिछले 3 साल के युद्ध में तुम चाहते तो युद्ध शांति कर सकते थे। तुमने कई जगह दूसरे दूसरे जगह मीटिंग बुलाई, यूरोप में और सऊदी अरेबिया में, जिसने रूस को नहीं बुलाया। हम तुम्हें क्यों बुलाए? जी मेरा सवाल है एक, और मैं चाहता हूं वो हमारे व्यूवर्स का भी सवाल हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस और अ, अमेरिका यूक्रेन को मिलकर खाना चाहते हैं कि भाई तू कब्जा करना चाहता है तू कब्जा कर ले, तू आके धंधा करना चाहता है तू आके धंधा कर ले, मार यूक्रेन वाले को। वह बड़ा स्पष्ट है। एक बात और बताऊं कि अमेरिका ने अपने यहाँ तेल का एक्सप्लोरेशन कम कर दिया था, और जो उसके यहाँ जो एलिमेंट्स हैं, रेयर एलिमेंट्स हो या जनरल, उसका कम कर दिया गया था। फ्रैकिंग वर्ड है, यानी जमीन को तोड़ कर अंदर करने का, जिसके कारण वहाँ के क्लाइमेटोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत आते हैं, टूट फूट होना शुरू होते हैं। किसानों की खेती का होता है, भूकंप भी उसके बाद से आने का कहते हैं कि होता है। अब चुपके चुपके मुझे लग रहा है कि बाइडेन ने शुरू की है, और दुनिया के अन्य जगहों में भी जहां भी बाइडेन ने सर? ऐसे, सॉरी ट्रंप ने, हाँ जी हाँ जी। मैं थोड़ा सा ये दोनों के नामे गबड़ा गया, ट्रंप ने। अच्छा। ये हाँ। चुपके चुपके ट्रंप ने और उसके साथ एलॉन मस्क ने शुरू की है। ग्रीनलैंड पर नजर उसी लिए था, और यहाँ पे कनाडा के लिए उसी उसी पे नजर था। कनाडा के पास बहुत सारा ऐसा रेयर एलिमेंट्स के साथ दूसरे भी है, यूरेनियम वगैरह सब कुछ है। और इसमें जहां तक जेलेंस्की के राज्य की बात है, यूक्रेन की बात है, वह कहते हैं कि 7 ट्रिलियन के बराबर है। केवल लिथियम की बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 ट्रिलियन है, और अफ्रीका में भंडार है। तो जहां जहां इनकी नजर पड़ रही है वहां पहुंच रहे हैं।
हम्म। और रशिया के साथ मिलकर निश्चित रूप से जेलेंस्की को दरकिनार करके, यूरोपियन यूनियन को भी दरकिनार करके अब ट्रंप चाहते हैं, ठीक और है। निश्चित रूप से ये रूसी व्लादिमीर पुतिन ने कहा होगा कि आ जाओ तुम भी इसके साथ मिलजुल के काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मिलजुल के खाते हैं। और इसका समझौता अंदर अंदर हो गया है, और इनको भी साथ साथ लग गया है कि रूस को हम नहीं हरा सकते हैं, चाहे जो कर लो। जी। एक सवाल पर यहाँ पे ये भी तो पैदा होता है ना सर, कि जेलेंस्की ने जो किया किया, उस देश के लोगों को क्यों भुगतना पड़े, वहां की संपदा को कोई क्यों आगे बाहर का आदमी लूटे? वह तो हमारी अच्छी समझ बनता है, यह ट्रंप के दिमाग में नहीं है। जो भुगत रहे, यह होता तो जो मिडिल ईस्ट में जो वो आंखें दिखा रहे हैं और पूरे के पूरे हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे पैलेस्टीनियंस को हटाने की बात कर रहे हैं, वो नहीं होता। यह शुद्ध बनिया है, दिमाग में कोई भी मानवता जैसी कोई चीज नहीं है, हम इसको निकाल दें बिल्कुल। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूं, पूरा का पूरा यूक्रेन सफर कर रहा है। और वही नहीं, जितने भी टैक्स पेयर हैं, मेहनतकश आवाम है, चाहे वो यूरोप की हो, अमेरिका की हो, इंग्लैंड की हो, उसके पैसे के आधार पे तुम अपने वॉर इंडस्ट्रीज को मुनाफा दिला रहे हो, अरबों खरबों खरबों डॉलर में। वह क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। जी। बिल्कुल सही। चलिए, एक और खबर है, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का हम रुख करने जा रहे हैं। बाइडेन के खिलाफ कोई मुकदमेबाजी हो गई जिस पर रिपब्लिकन बड़े खुश हैं। ये बाइडेन के खिलाफ जो है, बाइडेन जब सत्ता में थे और हटने के बाद से आया था, वह था यहाँ पे टेक्सास से आया है, कि जो डिपोर्टेशन की बात थी, यानी जितने भी रिफ्यूजीज थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, उनको हटाने की बात थी, टेक्सास थे, उस हम्म। पे बाइडेन ने रोक लगा दी थी। और हम्म। बाइडेन जैसे ही हटे थे तो ट्रंप एक हफ्ता हुआ था, तो वहां की जो वर्डिक्ट थी, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो जज थे उन्होंने दिया था कि उस रोक को खत्म किया जाए। यह गलत रोक लगाया गया है बाइडेन सरकार के द्वारा, इनको डिपोर्ट करना चाहिए, इलीगल हम क्यों रखेंगे। हम्म। तो इस पर भी हंगामा नहीं है। उसके बाद से सोशल मीडिया पे कुछ तमाशा शुरू हुआ था, और हम्म। बाइडेन की खिल्लियां उड़ानी शुरू की थी कि देखो बाइडेन कैसा बेकार है, ट्रम्प जो है सो सही आदमी है। इस पे बाइडेन के पक्ष के लोगों ने कहा था कि भाई तुम यह सोशल मीडिया पे मत लाओ, गलत बात है, हमारी बेइज्जती हो रही है, गए थे। और हम्म। कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दिया, क्यों नहीं खिल्ली उड़ाएंगे, सोशल मीडिया पे आने दो। हम्म। इससे वो ट्रंप और एलॉन मस्क और वाइस प्रेसिडेंट बहुत खुश है। अभी तक वह लोग वहां के जितने थे उसको गाली दे रहे थे, वहां के जुडिशियल सिस्टम को, कि हमारा जो काम हो रहा है, हम्म। जो हमने बर्थ राइट बंद करने की बात की थी वगैरह बिल्कुल। वगैरह की थी, उसको तुम रोक लगा रहे हो। इस हम्म। चीज पे बड़ी तालियां बजा रहे हैं, हर जगह कूद रहे हैं कि देखो बाइडेन की कैसे बेइज्जती हो रही है। और सोशल मीडिया पे देखो कितना डिक्टेटरशिप है, हम्म। टायरेंट कर रहे हैं उसको, तानाशाह कर रहे हैं उसको, कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो कोर्ट, एक लाइन यह कह दूं कि कोर्ट जो है वह पूंजीपति वर्ग के लिए न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करता है कि हम न्यूट्रल है, दोनों तरफ बराबर है, ना कि मजदूर वर्ग और किसानों के लिए उनके खिलाफ बिल्कुल होता है। सही आपने कहा। अब रुक कर लेते हैं गाजा, ईरान और सीरिया से जुड़ी खबरों का। और पहला जो इसमें अपडेट हमारे पास है वो है अगले दौर की जंगबंदी को लेकर होने वाली बातचीत से जुड़ा हुआ। मोसाद का जो चीफ है डेविड बर्निया, उसको हटाकर नेतन्याहू एक बंदे रॉन डॉर्मर को क्यों इसमें शामिल करना चाहता है? यह तो निश्चित देख रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो जो पहले वाले चीफ थे वो कहीं ना कहीं से मतलब कुछ अपनी तरह से काम करना चाहते थे, ना कि जो नेतन्याहू चाह रहे हैं। दूसरी बात कि नेतन्याहू ट्रंप से मिल के आए हैं, तो उनके दिमाग में वो सारी बातें हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा किया जाए। और इसके लिए जरूरत था कि इनके बिल्कुल अपने आदमी हो जो कि बिल्कुल इनकी चमचागिरी, इनकी बात को फैलाए। और इसके लिए रॉन डर्मर को ला रहे हैं। और यह साफ नजर आ रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई भी शांति नहीं होने वाला है यहाँ पे, चाहे वह वेस्ट बैंक हो या गाजा पट्टी हो या लेबनान हो। जी। ठीक है, लेबनान का भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी खबर है कि जहां तेल अवीव में लगातार, यरूशलेम में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग दूसरे दौर की जंगबंदी के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं अमेरिका में भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन वहां बताया जा रहा है एक के सामने एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है धरना प्रदर्शन, और बढ़ना चाहिए। ब्रुकलिन नामक जगह है न्यूयॉर्क में जहां पे ये हुआ है। और तीन खेमा कहते हैं कि है, तो तीसरा खेमा महत्वपूर्ण नहीं है, दो हैं। एक बेसिकली वह जो कि ट्रंप और नेतन्याहू के पक्ष में है कि इन फिलिस्तीनियों को हटाओ। लेकिन ये लोग जो हैं जो उनके खिलाफ करते हैं, वह साफ कहते हैं जी। कि इन्होंने नारा दिया है कि पैलेस्टीन हमारा घर है, हम क्यों हम्म। भागेंगे, पैलेस्टीन आवर होम, जियोनिस्ट गो टू हेल।
जियोनिस्ट जैनवादी जो है सो तुम नरक में जाओ, सेटलर्स गो बैक, यह सबसे महत्वपूर्ण नारा है, सेटलर्स गो बिल्कुल। बैक। तुम यहाँ पे क्यों हो? और यह पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, बल्कि पूरे विश्व में यह खड़ा होना चाहिए। इवन कि इजराइल के अंदर में जो यह जनता जो खड़ी हो रही है हर शनिवार को जो आ रही है, और उसके लाखों लाख में आ रही है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि ये जो बोझ बढ़े हैं हमारे ऊपर, और इनका एक धंधा केवल सामान्य धंधा नहीं बल्कि वह युद्ध और आतंकवाद धंधा है, इनको हम्म। खत्म किया जा सके। जी। चलिए, अब अगली खबर लेबनान से ले लेते हैं। कल भी आपने बताया था कि 5 ऐसे इलाके, 5 ऐसी चौकियां होंगी जहां से आईडीएफ नहीं हटेगी, और सब जगह से वो हट गई है। अब यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, अपने स्पीकर से बात कर रहा है, और कह रहा है कि चलो भाई यूएनएससी। तो क्या उखाड़ लेंगे यूएनएससी जाकर? राष्ट्रपति इस चीज को रोकना चाहते हैं, नेचुरली उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, उनकी अपनी जो लेबनीज आर्मी इतना ताकत नहीं है। वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी लगातार बराबरी का संबंध बनाना रखना चाहते हैं। हालांकि हिजबुल्लाह को खत्म करने के पक्ष में नहीं है, उनके जो नए मंत्रालय बना है उसमें भी 4 या 5 हिजबुल्लाह के मंत्री हैं, दोनों तरफ से बराबरी करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। और इसलिए यूएनएससी में जाने का मतलब है कि मामले को खटाई में डाल देना, कुछ भी नहीं होने वाला है। जी। और यह 5 चौकी जो है सो खुलेआम गुंडागर्दी है इसराइल की, और कुछ नहीं है। जी। चलिए, अगली खबर है ईरान से। ब्रिटेन की एक दंपत्ति को, एक कपल को जासूसी के आरोप में क्यों पकड़ लिया? हालांकि इस दंपत्ति को, जैसा कि मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, कि इनको वार्निंग दिया गया था कि भाई मत जाओ वहां पे, पकड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं माने। और वहाँ की आईआरजीसी है, उनका कहना है, जिन्होंने पकड़ा है, कि ये लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की सूचनाएं एकत्रित कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वह चीज़ नहीं आया है। लेकिन यदि वो फोटो कर रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं, वीडियो खींचते हैं, तो अब इसके आधार पर तुम अंदर डालोगे तो गलत बात है। कि इसके आधार पर तुम स्पियोनाज यानी तोड़फोड़ करना चाह रहे थे, और इस तरह की वार्निंग दी गई है। तो हो सकता है कि वास्तव में दोनों दंपत्ति हैं, उनका हस्बैंड या वाइफ, वो वहाँ के ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हिस्सा रहे हों, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इसके आधार पर वह, यदि दो कारण हो सकता है, एक तो दिखाना चाहते हो ब्रिटेन को कि भाई तुम यदि कुछ करोगे तो हम भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, हो सकता है इनके अपने कोई बंदी जेल में बंद हुआ है अमेरिका इंग्लैंड में, तो बदलाव करने के लिए कि भाई आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो बाकी अभी जो घूमने जा रहे हैं, उनको आगे सोचना चाहिए कि ऐसे जगहों में ना जाए। जी। चलिए, एक खबर इराक से भी छपी है। वहां की मिलिशिया ने किसी इजरायली को पकड़ लिया है, और जो ट्रंप का दूत है वो उसे छुड़ाने के लिए वहां के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। ये खबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा डिटेल में नहीं जान पाया, लेकिन यह है कि यह बंदा 2 साल पकड़ा गया था, 2 साल पहले, और अब पता चला है कि जीवित है। और इसलिए अच्छा। ये लोग बड़े उत्साहित हैं, मतलब इंग्लैंड की तरफ से और जो भी है इनके तरफ से, वो भी बात कर रहे हैं कि भाई इनको छोड़ दो, अमेरिका भी बात कर रहा है कि इसको छुड़वाओ, जी। और यह हमारा अपना बंदा है। और इसलिए अच्छी बात है, 2 साल के बाद जिंदा वापस आता है तो सबको खुशी होगी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त का थोड़ा तकाजा है, कुछ चीजों को यहीं छोड़ देते हैं, फिर किसी और मुद्दे पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।